एवरीवन। देखो हमने जो बात की है लास्ट लेक्चर में अपनी, तो वहाँ हम बात कर चुके थे जो बिल्कुल क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हम डिस्कस हमें करना है, चूंकि मेंडल्स ने जो कुछ भी स्टडी किया है, जो हमें पढ़ना है, उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये डिस्कस करना है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको जो ट्रांसफर होने का उनका जो प्रोसेस है, तो उसमें क्या जो लाइफ में हर तक जो भी कैरेक्टर्स हमें विजिबल होते हैं वो सारे के सारे इनहेरिट ही होते हैं पेरेंट्स से, या हम बाद में अपनी लाइफ में उसको अडॉप्ट करते हैं। तो उस चीज को जरा हम समझेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ट्रेड्स कैरेक्टर दो तरह के होते हैं। अगर बात करें ट्रेड की या कैरेक्टर की, जिसको बाद में फैक्टर, जिसको फैक्टर भी कहा गया है, और ट्रेड और कैरेक्टर ये तीनों टर्म एक ही है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो कैरेक्टर्स दो तरह के होते हैं। एक वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट है, जो डीएनए है, उस पे कोड्स पे हैं ऑलरेडी। वो उनके जर्म सेल के थ्रू ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन वो आते हैं, और जो नया न्यू जनरेशन का जो बेबी बनता है उसमें वो जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वो कैरेक्टर विजिबल होता है, कुछ टाइम के बाद वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर देखो यहाँ एक टर्म है इनहेरिटेड ट्रेट, जिसको एक इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं, दूसरा है एक्वायर्ड ट्रेट। तो पूरी लाइफ में दो तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो जो इनहेरिटेड ट्रेट है, देखो इसे डिफाइन कैसे करते हैं कि कैरेक्टर्स और ट्रेट्स विच आर कैरीड बाय जर्म सेल्स। जर्म सेल आपको पता होगा किसे कहते हैं, बताओ। जर्म सेल कहते हैं एग सेल को और स्पर्म सेल को, ठीक है। जो गैमीट सेल्स होते हैं, तो जो जर्म सेल होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स आर, अब देखो, कैरिड बाय द जर्म सेल फ्रॉम पेरेंट्स आर इनहेरिटेड ट्रेट्स। वो कैरेक्टर जो जर्म सेल लेकर आता है कहां से, पेरेंट्स टू जो आपका न्यू इंडिविजुअल है उस तक जो कैरेक्टर को ले कैरी करता है जर्म सेल, वो कैरेक्टर होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। वो हम चाहें या ना चाहें हमारे अंदर वो बिल्ड होगा, ये ऑब्वियस है, ठीक है। और देखो दे कैन फर्दर पास टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि अगेन ये इनहेरिट हो सकते हैं। मान लो एक जनरेशन में दादा दादी थे, उनसे उनके पेरेंट्स यानी पापा जो भी हमारे फादर हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनमें वो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए, तो उनसे हम तक कैरेक्टर आएगा और हमसे आगे भी प्रोसीड होगा, क्योंकि ये जर्म सेल के थ्रू आ रहा है, ये जीन्स के थ्रू आ रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं विद सम वेरिएशन। वेरिएशन तो होगा ऑब्वियस है, लेकिन वो कैरेक्टर ट्रांसफर होते रहते हैं। लेकिन जरा अगर हम बात करें एक्वायर्ड ट्रेट्स की, देखो दीज कैरेक्टर्स आर लर्न्ड और अडेप्टेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। दीज ट्रेट्स कैन नॉट बी फर्दर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनको नेक्स्ट जनरेशन में हम इनहेरिट होते हुए नहीं देख सकते। अब जरा इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जरा इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में बात करते हैं। मीन्स क्या होता है, ऐसा देखा होगा कि जैसे कोई बेबी होता है घर में, देखा हो या सुना हो, या मूवीज वगैरह या टीवी कहीं भी या रियल लाइफ में देखा हो कि अगर कोई बच्चा घर में पैदा हुआ, ठीक है, तो हम ऐसा करने लगते हैं ना, हम नहीं करते, मतलब लोग ऐसा करते हैं कि वो उसको रिलेट करने लगते हैं कि यार ये तो अपने पापा के जैसा दिख रहा है, इसकी नाक अपने दादा पे गई है, इसकी आंख अपनी मम्मी पे गई है, इसकी उंगलियां ऐसी हैं। तो जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तब से लोग कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और कंपेयर करना मतलब, क्योंकि जो उसका विजिबल कैरेक्टर है, जिसको हम फिनोटाइप, हम आगे उस टर्म को डिफाइन करेंगे, फिनोटाइप बोलते हैं उन कैरेक्टर्स को जो हमें दिखते हैं। तो उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, रिलेट या मैच कर सकते हैं कि उसके जो पेरेंट जनरेशन है उससे वो कैरेक्टर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करो, देखो हेयर कलर, आई कलर, हेयर का जो बाल का जो टेक्सचर होता है, शेप स्ट्रेट होगा या कर्ली होगा, ठीक है। जो हमारी हाइट होगी वो कैसा होगा, हमारा स्किन कलर कैसा होगा, तो या हमारा बिहेवियर कैसा होगा, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से। इस तरह बहुत सारे कैरेक्टर, दो हाथ का पाया जाना भी क्या है, ये भी तो कैरेक्टर है। तो ये हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ह्यूमन के बच्चे और हम कुत्ते बिल्ली जैसे हो जाएं या फिर दूसरे जानवरों के जैसे हो जाएं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब जो हमारे पेरेंट्स होंगे उन्हीं का कैरेक्टर हमारे अंदर इनहेरिट होता है। तो वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स के थ्रू आ रहे हैं, दे आर इनहेरिटेड ट्रेट्स। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं आई कलर, ठीक है, हेयर कलर, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो कहां से आती हैं, पेरेंट्स से आती हैं। जैसे क्या होगा, कभी देखो मम्मी है, उनकी जो आंखों का कलर है वो ब्लैक है और पापा के आंख का कलर ब्राउन है। अब पता चला जो बेबी हुआ या 2-3 बच्चे हुए अगर उनके लाइफ टाइम में,
तो किसी बच्चे का कलर ब्लैक आता है, किसी का ब्राउन आता है, थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है, क्योंकि क्या पता दूसरे जो पीछे के जनरेशन थे उनके जीन्स अगर विजिबल हो जाए तो कलर मैच उनके पेरेंट्स से करता है। ठीक है, आप देखो एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात करते हैं। अब एक्वायर्ड कैरेक्टर ये है कि मेरे घर में सारे खेती करते थे, ठीक है, मेरे घर में अभी तक फार्मिंग होती थी, खेती होती थी, लोग खेत पे जाते थे, अनाज उगाते थे, और कोई एक बच्चा मेरे घर से निकला जिसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिया, और कल को वो एक अच्छा खासा सक्सेसफुल पर्सन बन चुका है, ठीक है, या मान लो आईएएस क्वालिफाई कर लिया, मतलब कि एक आईएएस ऑफिसर बन गया, यूपीएससी क्वालिफाई। अब देखो जब वो एक ऑफिसर बन गया तो ऐसा तो है नहीं कि उसके पेरेंट्स ऑफिसर थे, और ये भी नहीं पॉसिबल है कि उसके नेक्स्ट जनरेशन में जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो वो कोई ऑफिसर ही पैदा हो। या किसी उसकी बात कर लो, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो मेरे को पेंटिंग करना पसंद है, तो जरूरी नहीं है मेरे पेरेंट्स, मैं पेंटिंग कर रही हूँ, मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, मतलब मेरी पेंटिंग अच्छी हो गई क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उसको, और हम प्रैक्टिस कर करके सीख रहे हैं, अगर उस चीज को किसी स्किल को हम डेवलप कर रहे हैं अपने लाइफ टाइम में, वो हमारे पेरेंट्स में नहीं थे, मेरे पेरेंट्स वो काम करते ही नहीं है, तो अगर मैं वो काम कर रही हूँ तो ये कैरेक्टर जरूरी नहीं है कि मेरे जो बच्चे होंगे उनमें ट्रांसफर हो। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो हम अपने लाइफ के ड्यूरेशन में सीखते हैं या अडेप्ट करते हैं, ये कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते हैं। अब जैसे मान लो एक चूहा ले लिया, ठीक है, एक चूहा ले लिया, उसकी पूंछ काट दी गई, ठीक है, उसकी पूंछ काट दी गई, या जो भी एक दो चूहे, मेल और फीमेल चूहा ले लिया हमने, पूंछ काट दी चूहे की, ठीक है, चलो चूहे को देखो जरा, इसकी पूंछ थी और हमने यहाँ से काट दी, और दूसरा चूहा हमने लिया, उसकी भी पूंछ हमने काट दी, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब ये चूहे की हमने पूंछ काट दी और इसकी भी पूंछ काट दी, लेकिन इनका जो बेबी पैदा हुआ उसकी तो क्या हो गई, पूंछ हो गई भाई। अब तो ये बहुत सरप्राइजिंग हो गया, इसकी क्या हो गई, पूंछ हो गई। तो यानी हम जो कैरेक्टर्स, पूंछ तो काटा मैंने इसके लाइफ ड्यूरेशन में, लेकिन इसका मतलब जो पूंछ निकलने का कैरेक्टर था वो कहां पर था, उसके जीन्स में शामिल है, उसके जन्म, जो पेरेंट्स इनके जन्म सेल से इनकी इसके बेबी में आ गया है। ये जो कैरेक्टर बाहर से दिख रहा था कि पूंछ कट गई है, वो बच्चे में कटी हुई पूंछ नहीं हुई, मतलब पूंछ है, प्रेजेंट है। तो यानी पूंछ का प्रेजेंट होने नहीं, पूंछ होने के लिए जो कैरेक्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, जीन्स पे प्रेजेंट है, डीएनए पे प्रेजेंट है, जो कि जर्म सेल के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो एक्वायर्ड का। एक्वायर्ड का एग्जांपल क्या क्या देख लिया, जैसे कि किसी स्किल का सीखना, ठीक है, एनी स्किल, जैसे कि मान लो हम गांव में पैदा हुए, भोजपुरी बोलती थी मैं, मतलब मेरे फादर या मतलब मैं भोजपुरी बोलती थी। अब मेरे आने वाले जनरेशन में बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले बच्चे पैदा होने लगे, पैदा नहीं होंगे, वो सीख जाएंगे अपनी लाइफ के ड्यूरेशन में, ठीक है, वो प्रैक्टिस करेंगे और वो सीख जाएंगे। तो स्किल में हम कर सकते हैं लैंग्वेज स्पीकिंग, ठीक है, लैंग्वेज स्पीकिंग की बात कर सकते हैं, लैंग्वेज के अलावा कोई भी अदर स्किल, ठीक है, हम देख सकते हैं। या फिर देखो ज्यादा मतलब वेट गेन कर लेना या वेट लूज करना, ये कैरेक्टर भी कैसे हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर है। ठीक है, चलो देखो नोट कर लीजिए आप। हेलो एवरीवन, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है मेंडल्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, मेंडल ने जो पी प्लांट की बात की थी, पी प्लांट्स में जो उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे, मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में जब मैं आपको ऑटोसोम और सिक्स क्रोमोसोम बता रही थी, उसमें डिफरेंशिएशन समझा रही थी, कि मेंडल ने जिन कैरेक्टर्स की बात की है वो क्या है, एक ऑटोसोमल कैरेक्टर्स है, एक नहीं, मतलब सारे कैरेक्टर्स जिनकी मेंडल ने बात की वो कैसे ऑटोसोमल कैरेक्टर्स हैं। देखो ऑटोसोमल कैरेक्टर्स यानी कि जो जनरली नॉर्मल नॉर्मल क्रोमोसोम्स के थ्रू आते हैं, जिसमें मेल और फीमेल होने के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता कि मेल है तो ही ये कैरेक्टर आएगा या फीमेल है तो ही ये कैरेक्टर आएगा, कुछ भी होगा, लाइक सेक्स उसका कुछ भी हो, लेकिन वो कैरेक्टर्स डेवलप होंगे या ट्रांसफर होंगे। तो बात करते हैं कि मेंडल ने जब पी प्लांट पे स्टडी किया तो उनमें उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को चूज किया था। तो यहाँ पर एक आपको टर्म दिख रहा होगा, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की क्यों बात की गई है, जैसे आप देखो, अगर हम नॉर्मली बात करें ह्यूमंस जैसे हम देखते हैं, तो अभी एक बहुत ही ज्यादा विजिबल एक ऐसा डिफरेंशिएशन जो हम सब आम आसानी से देख सकते हैं, हाइट। अगर बात की जाए हाइट की, तो कुछ लोगों की हाइट काफी ज्यादा होती है, किसी किसी की तो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, 6 फीट से भी ऊपर हो जाते हैं।
कुछ लोग काफी बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे जैसे 4 फीट या उससे भी कम, और कुछ लोग एवरेज हाइट में रहते हैं। यानी हाइट एक ऐसी चीज है जो हमें इजिली विजिबल हो सकती है अगर हम देखें तो। हाइट एक कैरेक्टर है, ऑटोसोमल कैरेक्टर है ह्यूमंस के केस में। तो यानी कंट्रास्टिंग का मतलब कि उसको हम एक चीज से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हाइट लंबी हो सकती है और हाइट छोटी हो सकती है। तो ये जो दो कैरेक्टर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, ये आपस में क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है, वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट अगर मैं बोलूं तो वो आपस में कैसे हो जाएंगे, कंट्रास्टिंग, यानी कंपेयरिंग कैरेक्टर्स है। पर है तो हाइट की कैरेक्टर क्या है, हाइट है, लेकिन वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है कि एक लंबी हाइट है, छोटी हाइट है, ठीक है। जरा देखो, तो उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए पी प्लांट्स के लिए। सबसे पहला कैरेक्टर है जिसकी हम बात करेंगे वो है स्टेम हाइट। यहाँ पे एक और टर्म आपको दिख रहा होगा, डोमिनेंट और रेसेसिव। घबराना नहीं है टर्म्स देख के, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है या जान रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो, नहीं तो अभी हम समझते हैं इसको। डोमिनेंट का क्या मतलब है, जैसे देखो, अगर बात की गई जैसे अभी हाइट की, तो हो सकता था मेरी हाइट बहुत छोटी हो जाती, मेरी हाइट लंबी हो जाती। अब जो भी मेरी हाइट है वो तो बात की बात है, लेकिन वो लंबी या छोटी दोनों में से कोई एक हो सकती थी। लेकिन सिर्फ एक ही कैरेक्टर विजिबल हुआ ना। मैं अगर मेरी हाइट मान ली, जो भी मेरी हाइट है, तो अगर मैं बहुत छोटी नहीं हूं, इट मीन्स कि वो मेरी जो छोटी हाइट है वो नहीं विजिबल हुई, मेरी हाइट ठीक ठाक है। तो जो हाइट, यानी अगर आप टॉल हैं तो टॉल हो गए, मतलब वो विजिबल कैरेक्टर है। और जनरली आप देखते होंगे कि लोग टॉल होते हैं, डॉफनेस बहुत लाइक जो छोटी हाइट के जो लोग होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। वो ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो ज्यादा विजिबल हो, क्लियर। तो जो कैरेक्टर्स बार बार हमें दिखाई देते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। अब अगर इसे जीन और बाकी दूसरे टर्म्स में और इलेबोरेट करके हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो कि जो कैरेक्टर बार बार दिख रहे हैं हमें, आमतौर पे जो देखने को मिलते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं। जो रेयर हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो कैरेक्टर होते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। तो देखो, अब अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, जब हम बात कर रहे हैं डोमिनेंट या रेसेसिव, तो चलो जो भी विजिबल कैरेक्टर हुए, यानी जैसे अगर आपका जो कैरेक्टर विजिबल हो रहा है, जो दिख रहा है, वो डोमिनेंट है, जो कैरेक्टर नहीं विजिबल हुआ वो रेसेसिव है। तो अब पी प्लांट्स के लिए तरह डिस्कस कर लेते हैं। अगर जब बात करते हैं स्टेम हाइट की, तो देखो जनरली क्या होता है, दो तरह की हाइट पॉसिबल थी, टॉल और डॉफ। तो आमतौर पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है जो जनरली देखने को मिलता है वो क्या है, टॉलनेस है, ठीक है। इन जनरल जो देखने को मिलता है वो क्या है, टॉलनेस, यानी लंबी हाइट के जो पी प्लांट हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं और ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और जो डॉफ होते हैं वो रेयर है, कम पाए जाते हैं। डॉफ प्लांट रेसेसिव कैरेक्टर है जो कि ज्यादातर विजिबल नहीं होता है, बहुत कम ऐसा होता है जब वो विजिबल हो। देखो, अब बात करते हैं फ्लावर कलर की। जो पी प्लांट में फ्लावर का कलर है वो वायलेट और व्हाइट, या कभी कभी आपको पिंक पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। पिंक तो गलत मत समझना, वायलेट हो सकता है, पिंक हो सकता है, और इसको कंपेयर किया गया व्हाइट से। तो वायलेट या पिंक कलर का होना डोमिनेंट कैरेक्टर है, और व्हाइट कलर का फ्लावर पाया जाना पी प्लांट में एक रेसेसिव कैरेक्टर है जो कि रेयर है। फिर फ्लावर की पोजीशन की बात करते हैं, एक्सियल और टर्मिनल। देखो, एक्सियल मान लो ये एक पेड़ है, मतलब एक पौधा है, पेड़ नहीं, पी का प्लांट है। तो अगर यहाँ बिल्कुल टिप्स पे क्या लग रहे हैं, फ्लावर लग रहे हैं। देखो, जब फ्लावर पोजीशन की बात करते हैं तो अगर फ्लावर लग रहा है यहाँ टिप्स पे बिल्कुल, तो ये हो गया टर्मिनल। लेकिन जब फ्लावर यहाँ पर लगने लगे, बीच में यहाँ से निकलकर साइड में लगने लगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल। तो एक्सियल पोजीशन का पाया जाना क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और टर्मिनल फ्लावर का पाया जाना जो पोजीशन है वो है एक रेसेसिव कैरेक्टर। अब बात करते हैं पॉड शेप की। पॉड मतलब फली। देखो, जो मटर की, जो हम बाजार से मटर के दाने खरीद कर लेकर आते हैं, ये फली के अंदर क्या होते हैं, दाने लगे होते हैं। ये जो बाहर है, ये जो जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं, सीड्स, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉड बोलते हैं। तो पॉड का शेप दो तरह का पॉसिबल है, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब आपने देखा होगा कि अक्सर जो पॉड का जो होता है, ऊपर से देखने में पता नहीं चलता मटर के दाने कितने हैं, तो उतना मतलब दाने उसके काफी मोटे मोटे नहीं होते, तो ऊपर से थोड़ा स्मूथ दिखता है, ऊपर से देख के नहीं पता चलता तो मटर के दाने, मतलब चिपटे, फली थोड़ी चिपटी होती है। लेकिन कुछ ऐसे मटर के दाने होते तो ऐसा लगता है जैसे उसमें दाने, बाहर से देख के काउंट कर लोगे कि कितने दाने उसके अंदर होंगे, कितना ज्यादा, उसमें ऊपर से ही देख के पता चल जाता है। तो वैसे जो कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिनमें ऊपर से देख के दाने पता चल जाए, और जिनमें देखकर नहीं पता चलते, जो थोड़े चिपटे से होते हैं, उन्हें इन्फ्लेटेड कहते हैं। तो इन्फ्लेटेड कैरेक्टर डोमिनेंट है, रेसेसिव है, यानी रेयर पाया जाता है कंस्ट्रिक्टेड कैरेक्टर। और पॉड कलर की बात कर लेते हैं। देखो, पॉड कलर मतलब मटर के जो छिलके होते हैं जो हम लेकर आते हैं, फली, तो ज्यादातर ग्रीन जो उसका कैरेक्टर होना है, ग्रीन कलर का होना, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और येलो हो जाना उसका रेसेसिव कैरेक्टर है। मतलब
अगर वो स्टार्ट, अब ये अलग बात है वो ड्राई हो जाए या सड़ जाए तो खराब होने के बाद येलो फेड हो जाए, लेकिन जब वो प्लांट पे लग रहा है उस टाइम अगर येलो कलर आ रहा है तो वो रेसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा है और ग्रीन कलर उसका डोमिनेंट कलर होगा। सीड की बात करते हैं, जो मटर के दाने हम अंदर से निकालते हैं वो राउंड हो सकते हैं और रिंकल्ड हो सकते हैं। अगर वो राउंड है तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब स्मूथ, यानी मटर के दाने हमने देखे होंगे थोड़े स्मूथ से होते हैं, ठीक है। अगर मटर का दाना कैसा है, राउंड, और कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, थोड़ा सिकुड़ा सा, रिंकल्ड। देन बात करते हैं सीड के कलर की, तो मटर के दाने में येलो कलर के मटर के दाने पाए जाना एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और ग्रीन मटर के दाने पाए जाना रेसेसिव कैरेक्टर है। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि जो हम मटर मार्केट से आता है वो तो ग्रीन होता है, तो जो ग्रीन कलर का हम मटर देखते हैं, देखो ग्रीन कलर कैसा कैरेक्टर है, रेसेसिव कैरेक्टर है, और येलो का पाया जाना डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया वो 7 कैरेक्टर जिसपे मेंडल ने स्टडी की थी पी प्लांट्स की। अब हम देखेंगे कि मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे, ये जो कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं वो डोमिनेंट कब होंगे, रेसेसिव कब होंगे, किस कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कह सकते हैं, किसे हम रेसेसिव डिफाइन करेंगे, इनके लिए मेंडल ने लॉज बनाए। तो 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन तीनों लॉज को हम समझेंगे, उसके बाद हमें थोड़ी बहुत क्रॉसिंग करानी है। क्रॉसिंग मतलब पॉलिनेशन, चूंकि ये प्लांट है तो पॉलिनेशन और देन फर्टिलाइजेशन हम कराएंगे। देन हम देखेंगे कि कैसे न्यू जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल के लॉज से लेके, ठीक है। तो आई होप ये कैरेक्टर्स आप याद कर लें, ठीक है। इनमें कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो आमतौर पे हम बात करते हैं, जो कि स्टेम हाइट की होती है या फिर सीड शेप और सीड कलर। आपके टेक्स्ट बुक में जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है वो स्टेम हाइट पे डिस्कशन और सीड शेप और सीड कलर को लेकर ही क्रॉसिंग कराई गई है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।